ओके क्लास। तो अपने आ गए हैं आज कॉस्ट ऑफ मटेरियल के क्लास नंबर 12th में। ठीक है, सारा प्रैक्टिकल्स वगैरह खत्म हो गया है। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि प्रैक्टिकल्स खत्म होने के बाद अपने जो प्राइसिंग ऑफ मटेरियल के मेथड्स हैं उसमें चलेंगे अपने थ्योरी वाले पोर्शन में प्रैक्टिकल्स करने के बाद, ताकि जब भी मैं थ्योरी कराऊं तो आप उसको प्रैक्टिकल से रिलेट कर पाओ कि हाँ प्रैक्टिकल्स में इस तरह का कुछ हुआ था, तो थ्योरी में भी उसको पढ़ने का मौका मिल रहा है या थ्योरी में भी उससे जानने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। तो अपने स्टार्ट करते हैं आज का क्लास नंबर 12, जो कि अपने पढ़ेंगे थ्योरी। किस चीज का थ्योरी? मटेरियल्स का प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज का जो मेथड्स है, यानी लीफो फीफो सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज, उसके बारे में अपने आज क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज, कॉस्ट प्राइस मेथड, और दूसरा है एवरेज कॉस्ट मेथड्स। ठीक है, एवरेज से हमको क्या पता चलता है कि नाम से ही पता चलता है कि एवरेज कॉस्ट मेथड्स में दो मेथड आने वाले हैं, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। एंड कॉस्ट प्राइस मेथड्स में क्या आने वाले हैं? लीफो मेथड एंड फीफो मेथड। ठीक है, तो अपने आज फीफो मेथड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फीफो मेथड, जैसे कि मैंने आपको बताया था फीफो मेथड में सम्स करते समय, स्टार्टिंग करते समय बेसिक आपको बताया था कि फीफो मेथड क्या बोलता है। फीफो मेथड बोलता है कि जिस प्राइस पे मटेरियल आपके स्टोर में आता है और फिर स्टोर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाता है, तो जो मटेरियल पहले आया उसी मटेरियल के प्राइस को बेस रखते हुए आगे हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसी का रेट से हम इशू करेंगे, और वही मेरे कॉस्टिंग का फैक्टर भी होगा। ठीक है, उसी के बेसिस को रखते हुए अपने मटेरियल का कॉस्टिंग करने वाले हैं। ठीक है, जो मटेरियल सबसे पहले आया वही मटेरियल अकॉर्डिंग टू देयर एंट्रेंस इन द स्टोर डिपार्टमेंट वहीं से फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इशू होगा, और जो सबसे पहले मटेरियल आया उसी का प्राइस को बेस रख के अपने फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजेंगे और फिर वहां पे कॉस्टिंग करेंगे। तो पढ़ते हैं। दिस मेथड assumes that materials are issued for consumption in the same sequence in which it is received। जैसे सीक्वेंस में रिसीव हुआ उसी सीक्वेंस में भी इशू होगा। The rate applied to the earliest received material in stock, सबसे पहले जो आया, सबसे पहले अर्लीस्ट जो आया, उस मटेरियल जो स्टॉक में सबसे पहले मटेरियल आया उसी को बेसिस रखते हुए रेट को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। Consequently, the material in stocks valued at the price of later receipts। ठीक है, तो स्टॉक में जो भी मटेरियल इशू करने के बाद पड़े रहेंगे वो मटेरियल का रेट क्या होगा? वो मटेरियल का रेट वही रेट होगा जो मटेरियल बाद में आए हुए हैं, क्योंकि जो पहले आए हुए हैं वो तो मटेरियल पहले चले जाएंगे, तो जो बाद में आए हुए हैं वो मटेरियल बच जाएंगे। तो वो बचने के बाद क्या होगा? जो मेरे स्टॉक में पड़े रहेंगे तो उसका रेट, कौन सा मटेरियल का रेट होगा? जो बाद में आया है। Thus the stock is valued at the current or latest purchase rate। इसीलिए मेरे स्टॉक में जो आइटम्स पड़े हुए हैं उनका जो वैल्यू होगा वो करंट मार्केट प्राइस होगा, क्योंकि वो बाद में परचेज हुए हैं। तो ऑब्वियस बात है, मार्केट फ्लक्चुएट होता है, तो हो सकता है दाम बढ़ा होगा। तो जब दाम बढ़ा होगा वो बाद में आया होगा। ठीक है, वो बाद में आया होगा, तो वही गोडाउन में पड़ा हुआ है। तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका अगर हम वैल्यू निकाले तो वो करंट मार्केट का रेट बताएगा। When this method is used, it is necessary to keep a record of quantity and value of every receipt। जब ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है तो हम लोग मेड श्योर करेंगे कि हम हर एक चीज का वैल्यू का और क्वांटिटी का रिकॉर्ड रखें अपने पास। It is good method for valuation of stock as stock would be valued at recent price। ये सबसे अच्छा मेथड है वैल्यू ऑफ स्टॉक्स को, सॉरी स्टॉक्स को वैल्यू करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टॉक्स सबसे लेटेस्ट प्राइस पे हम वैल्यू कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि पुराना जो स्टॉक रहेगा वो पहले आया हुआ रहेगा, वो पहले निकल जाएगा। तो जो बाद में आया है वो करेंट मार्केट प्राइस पे आएगा, तो इसीलिए हमारे क्लोजिंग स्टॉक में करेंट मार्केट प्राइस दिखेगा।
However, the method becomes complicated when the rates of materials are highly fluctuating. लेकिन ये एक बात डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये मेथड तब काम नहीं आता या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब बहुत ही ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा होगा। जब बहुत ही ज्यादा यानी आज हम अगर 4 में खरीदे का तो कुछ दिन के बाद उसका दाम 5 हो गया, कुछ दिन के बाद उसका दाम 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये मेथड ही बहुत सुइटेबल होगा। लेकिन अगर आज उस चीज का प्राइस 4 है, 2 दिन के बाद उसका प्राइस 10 हो गया, 2 दिन के बाद उसका प्राइस 20 हो गया, तो ये बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये मेथड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का इंट्रोडक्शन। अब अपने पढ़ते हैं एप्लीकेबिलिटी कि भैया मेथड ये जो है फीफो मेथड ये कब कब कैसे कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो सकता है। सबसे पहला, मटेरियल्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर। पेरिशेबल नेचर का मतलब क्या हुआ कि मटेरियल्स ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते। ठीक है, नहीं सॉरी, मटेरियल्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर मतलब क्या हुआ कि ज्यादा दिन तक अपने रख सकते हैं। ठीक है, पेरिशेबल जो ज्यादा दिन तक चल सके। ठीक है, कैसे? क्योंकि अगर हम आज मंगाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आज ही का आज ही इश्यू हो जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट ना हो सकता है बीच में कुछ स्ट्राइक या लॉकडाउन्स वगैरह हो गया हो, तो फैक्ट्री 15 दिन के लिए बंद हो गया। अब 15 दिन के बाद जाएंगे, हम देखेंगे मेरे स्टोर डिपार्टमेंट में आधा से ज्यादा सामान खराब हो चुका, तो जो मटेरियल पहले आया था वो मटेरियल हम इशू नहीं कर पाएंगे, उससे हमको फेंक देना पड़ेगा या उसे डंप कर देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेरा काफी सारा नुकसान हो जाएगा। तो फीफो मेथड उस समय इस्तेमाल कर सकते हैं जब मेरा मटेरियल्स पेरिशेबल नेचर का हो, यानी इसका मतलब काफी दिन तक वो टिक सके। ठीक है, तभी अगर मान लो 15 दिन या 20 दिन के लिए लॉकडाउन भी हो गया, उसके बाद हम अगर आते हैं तो फिर हम जो पहले मटेरियल आया है उसको इश्यू कर सकते हैं क्योंकि वो मटेरियल खराब नहीं हुआ होगा। ओके, देयर आर ओनली मॉडरेट फ्लक्चुएशंस इन द प्राइसेस ऑफ मटेरियल्स। ये बोला जा रहा है कि अगर छोटा मोटा फ्लक्चुएशंस है, जैसे 6 का 7 हो गया, 7.5 हो गया, इस तरह का फ्लक्चुएशंस है तो ये मेथड काम करेगा। जैसे कुछ देर पहले अभी आपको बताया था मैंने कि अगर 4 की जगह 10 हो गया, फिर 10 से 20 हो गया, 20 से 50 हो गया, इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा तो ये मेथड काम नहीं करेगा। परचेज इज नॉट डन फ्रीक्वेंटली। परचेज अगर लगातार करते हैं बहुत ही फ्रीक्वेंट, आज ही एक दिन में 3-3 परचेज, एक दिन में 5-5 परचेज आप करते हैं तो ये मेथड भैया काम नहीं आने वाला है। ठीक है, बहुत ही फ्रीक्वेंट हमको परचेज नहीं करना है। आज मैंने परचेज किया, उस स्टॉक को चलाएं, फिर 2-3 दिन के बाद मेरे को जरूरत पड़ा तो फिर उसे मंगा ले। ठीक है, इन्वेंट्री डज नॉट मूव वेरी फास्ट। इन्वेंट्री फास्ट मूविंग नहीं होना चाहिए। फास्ट मूविंग इन्वेंट्री मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी इन्वेंट्री मेरे स्टॉक से, जो स्टोर डिपार्टमेंट में स्टॉक है, वो जल्दी जल्दी खत्म ना हो, मतलब जल्दी जल्दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इशू ना हो। ठीक है, तो इन्वेंट्री डज नॉट मूव वेरी फास्ट, तो वहां पे ये फीफो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। साइज एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स आर वेरी लार्ज। मटेरियल का कॉस्ट और साइज ऑफ मटेरियल्स बहुत ही बड़ा होगा तो ही फीफो मेथड इस्तेमाल कर सकेंगे, वहां एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, ओके, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला ये एडवांटेज है कि फीफो मेथड इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, और इजी टू ऑपरेट, एकदम इजी ऑपरेट करने में। दूसरा, इट इज अ लॉजिकल मेथड। ऑब्वियस बात है, आप लोग कहीं पे मान लीजिए कहीं पे कोई सुपर मार्केट में जाते हैं या फिर कोई भी ऐसा कुछ बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे फॉर्म्स वगैरह भरते हैं, तो वहां पे ऐसे लिख देता है कि द फॉर्म्स विल बी इशूड ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, है ना। ऐसा कुछ लिख देता है कि जो पहले आएगा भैया उसी को फॉर्म मिलेगा, जो बाद में आएगा उसको फॉर्म नहीं मिलेगा। या लाइन में जो पहले हैं उनको पहले सर्व किया जाएगा, जो बाद में है उनको बाद में सर्व किया जाएगा। तो एक लॉजिकल मेथड बनता है कि भैया जो पहले आता है उसे ही पहले सर्व करो। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स विल बी वैल्यूड एट करेंट मार्केट प्राइस। हमेशा मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो करेंट मार्केट प्राइस पे वैल्यू होगा, तो ये भी एक एडवांटेज है। ठीक है, क्योंकि हमको एस टू इन्वेंट्री ऑफ वैल्यूएशन के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर में हमको वैल्यू करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमको हमेशा हम ये चाहते हैं कि मेरा जो भी क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या हो,
मेरा हमेशा क्लोजिंग स्टॉक करेंट मार्केट प्राइस पे वैल्यू हो, ताकि हमको ज्यादा परेशानी ना हो अपने स्टेटमेंट को तैयार करने में, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करने में। ठीक है। इट इज वेरी यूजफुल इन डिक्रीजिंग मार्केट प्राइस ट्रेंड। जब मार्केट गिर रहा होता है, यानी रिसेशन, ठीक है, जब मार्केट गिर रहा होता है, प्राइस ट्रेंड गिर रहा होता है, तो ये मेथड बहुत ही एप्लीकेबल या फिर बहुत ही लाभदायक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल सबसे पहले आया होता है उसका प्राइस ऑलरेडी कम रहता है। तो जब हम कम प्राइस पे किसी मटेरियल को प्रोडक्शन के लिए इशू करेंगे, तो जो प्रोडक्शन करके मेरा फिनिश गुड्स बन के आएगा, उसका मटेरियल का कॉस्ट ऑलरेडी कम हुआ रहेगा, यानी घटा हुआ रहेगा। यानी कम प्राइस में अपने एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब अपने कम प्राइस में किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सकेंगे, वहां पे क्या होगा, हमारा मटेरियल यानी फिनिश गुड्स का प्राइस ऑलरेडी कम होगा, और कम होने के वजह से हम उसे मार्केट में कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके अपने कॉम्पिटिटर्स से भी कम प्राइस में बेच सकेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अपना फीफो मेथड बहुत ही अच्छा होने वाला है। डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। FIFO मेथड इज डिफिकल्ट टू ऑपरेट व्हेन देयर इज लार्ज नंबर ऑफ परचेज एंड इशू। जैसे कि अभी बताया था आपको एप्लीकेबिलिटी में, कि जब ज्यादा परचेज हो जाता है तो फिर FIFO मेथड अप्लाई नहीं होता। इसीलिए ये इसका डिसएडवांटेज में दिया गया है कि जब ज्यादा नंबर ऑफ परचेज और इशू हो तो FIFO मेथड फिर वहां पे काम नहीं करता। ठीक है, डिफिकल्ट हो जाता, काम नहीं करता मतलब ऐसा नहीं कि हम नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट टू ऑपरेट हो जाता है। Since cost of production is calculated by charging the prices of materials purchased first, so COP यानी cost of production is never influenced by current market price। क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि मेरा प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना पड़ा, वो उसमें उसी मटेरियल का हम लोग खर्चा जोड़ते हैं जो कि सबसे पहले आया हुआ होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आया हुआ होता है वो तो मेरा उसमें चला जाता है, कैलकुलेट कर लेते हैं। सो सीओपी इज नेवर इन्फ्लुएंस्ड बाय करेंट मार्केट प्राइस। इसीलिए हम जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं तो उसका और करेंट मार्केट प्राइस का कोई भी रिलेशन नहीं दिखता है, क्योंकि पहले आया हुआ मटेरियल से ही हम लोग प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो पहले आया हुआ मटेरियल का कॉस्ट और सीओपी का एक रिलेशन बन जाता है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस का जो कॉस्ट है वो सीओपी से कोई रिलेशन नहीं बना पाता। ठीक है। तीसरा पॉइंट, इफ प्राइजेस फ्लक्चुएट्स क्विकली देन क्लोजिंग स्टॉक में नॉट रिप्रेजेंट द करंट मार्केट प्राइस। अगर प्राइस बहुत ही फटाफट फ्लक्चुएट करने लगे तो क्लोजिंग स्टॉक भी मेरा करेंट मार्केट प्राइस नहीं दिखा पाएगा। ऑब्वियस बात है, अगर हम मान लो आज अगर मान लो 1 जनवरी को मैंने एक परचेज किया और इशू किया और क्लोजिंग स्टॉक में मेरा 10 रुपए का मटेरियल बचा, जो कि करेंट मार्केट प्राइस बता रहा है। अब मान लीजिए 11 तारीख को ही वो 10 वाला 20 हो गया, 3 तारीख को ही वो 20 वाला 40 हो गया, है ना। तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में तो 10 से पड़ा हुआ है, लेकिन 2 दिन के बाद ही मेरा ऐसा हो गया कि क्लोजिंग स्टॉक करेंट मार्केट प्राइस ही नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि मार्केट प्राइस 30 रुपए से बढ़ गया, 40 रुपया हो गया 2 दिन में, और मेरा क्लोजिंग स्टॉक अभी भी 10 रुपए में ही पड़ा हुआ है। तो फिर वहां पे फीफो मेथड का डिसएडवांटेज आ जाता है, वो करेंट मार्केट प्राइस नहीं दिखा पाता। जैसे मान लीजिए 1 तारीख को 10 रुपया करके है, फिर आगे जाके 10 तारीख को वो फिर प्राइस 11 रुपया बढ़ा, तो मेरा 10 दिन तक क्लोजिंग स्टॉक जो है वो करंट मार्केट प्राइस दिखाएगा, यानी करंट मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करेगा। ठीक है। तो इसलिए वहां पे फिर ये डिसएडवांटेज हो जाता है कि अगर प्राइस फ्लक्चुएट करता है तो फिर फीफो मेथड काम में नहीं आता है। लास्ट डिसएडवांटेज एडवांटेजेस का ही ऑपोजिट है। It is not helpful in increasing market price trend. Low charge is made to production and profit is overstated, which leads to higher payment of dividend and tax. FIFO method increasing market price में काम नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि अगर इंक्रीजिंग प्राइस मेथड में FIFO मेथड काम इसलिए नहीं आता है कि जब प्राइस बढ़े हुआ रहता है तो क्या होगा, अगर मेरा प्राइस बढ़ा हुआ है, ध्यान से समझिएगा आप लोग,
ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर मेरा प्राइस बढ़ा हुआ है, ठीक है, यानी मान लो एक मटेरियल का मेरा प्राइस अभी चल रहा है 10 रुपया, ठीक है, फिनिश गुड्स का। उस फिनिश गुड्स को बनाने के लिए जो मैंने रॉ मटेरियल्स स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इशू किया था, उसका प्राइस है मान लीजिए 4 रुपया, बहुत कम, क्योंकि वो पहले आया हुआ था, फीफो मेथड चल रहा था, तो जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले इशू होगा, उसका प्राइस था 4 रुपया, ठीक है। मटेरियल लेबर लगा 2 रुपया, एक्सपेंसेस लगा 1 रुपया, 4 रुपया प्लस 2 रुपया प्लस 1 रुपया, टोटल हो गया 7 रुपया। मेरा सेलिंग प्राइस कितना है, इंक्रीजिंग मार्केट ट्रेंड, अभी मार्केट का प्राइस बढ़ के 10 रुपया हो गया है। मेरा कॉस्ट कितना लगा भैया, 7 रुपया लगा। प्रॉफिट कितना हो गया, 3 रुपया का प्रॉफिट हो गया। इस तरह से प्रॉफिट, अगर मैं ज्यादा यूनिट्स बेचूं तो मेरा प्रॉफिट हाई हो जाएगा, 3-3 रुपया करके प्रॉफिट है, ठीक है। तो प्रॉफिट हाई होने से क्या होगा, इनकम ज्यादा दिखेगा, ज्यादा इनकम दिखेगा तो ज्यादा टैक्स लगेगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, लो चार्ज इज मेड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का खर्चा कम होगा। जैसे ही प्रोडक्शन का खर्चा कम होता है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, बीच का डिफरेंस बढ़ जाएगा, यानी बीच का डिफरेंस को प्रॉफिट बोलेंगे, और प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है, यानी नेट इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, तो टैक्स का रेट जितना भी हो वो टैक्स हाई हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट है। कम प्रॉफिट होने से कम टैक्स, ज्यादा प्रॉफिट होने से ज्यादा टैक्स। सेम चीज एडवांटेज में भी लिखा हुआ था, इट इज वेरी यूजफुल इन डिक्रीजिंग मार्केट ट्रेंड। प्राइस घटा हुआ है, मान लीजिए 8 रुपया प्राइस है, ठीक है, 4 रुपया मेरा मटेरियल का कॉस्ट था, 2 रुपया लेबर लगा, 1 रुपया एक्सपेंस लगा, 7 रुपया। प्रॉफिट कितना, 1 रुपया। अब 3 रुपया का जो प्रॉफिट है उसमें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, या 1 रुपया का जो प्रॉफिट है उसमें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ऑब्वियसली ज्यादा टैक्स तो 3 रुपए के प्रॉफिट पे ही लगेगा। इसीलिए बोला जाता है कि फीफो मेथड जो है वो डिक्रीजिंग, जब प्राइस घट रहा होता है तो यूजफुल होता है, और लीफो मेथड जब आगे पढ़ने वाले हैं वो काम आता है इंक्रीजिंग प्राइस ट्रेंड में, ठीक है। इसके नीचे ही लीफो मेथड स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अपने अगले चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, जिसका नाम है लीफो मेथड, ठीक है। दिस मेथड इज एग्जैक्टली अपोजिट टू फीफो, ठीक है, ऑब्वियसली अपोजिट है, नाम से पता चल रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में गया वो पहले आउट होगा। It is based on the hypothesis that materials are stored in leaps and when required the last received materials is taken out first, ठीक है। ये एक हाइपोथेसिस पे चलता है कि materials are stored in leaps and when required the last received materials is taken out first। इसका मतलब क्या होता है कि एक हाइपोथेसिस ये करता है कि मेरा मटेरियल जो है वो इस तरह से स्टोर करे कि जब रिक्वायरमेंट हो तो जो बाद का मटेरियल आया है उसे ही पहले भेज दो, है ना। मतलब लीप करना मतलब क्या हुआ, छलांग लगाना, है ना। मतलब जितना भी मटेरियल्स पड़ा हुआ है उसके ऊपर से छलांग लगा के आगे आ जाओ, और आगे से ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चले जाओ, है ना। तो इस तरीके से वो लीफो मेथड के ऊपर से, एक हाइपोथेसिस बेस्ड के ऊपर से ये लीफो मेथड को बनाया गया है। द रिजल्टिंग इफेक्ट इज द स्टॉक इज वैल्यूड एट अर्लियर परचेस्ड प्राइस। फीफो मेथड में क्या हो रहा था, क्लोजिंग स्टॉक करेंट मार्केट प्राइस बता रहा था, क्योंकि पहले आया हुआ मटेरियल चला गया, बाद का आया हुआ मटेरियल स्टॉक में रह गया। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, लीफो है, लास्ट का आया हुआ मटेरियल पहले चला जाता है, तो स्टॉक में कौन से मटेरियल पड़े होंगे, जो पहले आए हुए होंगे वो स्टॉक में मटेरियल्स पड़े हुए होंगे, है ना। In this case also it is necessary to maintain a record of quantity and value of every receipt। यहां भी बहुत ही जरूरी हो जाता है कि हम हर एक चीज का रिकॉर्ड रखें, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए डाल दिया है। दिस मेथड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन यूएसए ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू गेट द एडवांटेजेस ऑफ रेजिंग प्राइसेस। वर्ल्ड वॉर टू जब हो रहा था, वहां पे बढ़ते हुए दामों का फायदा उठाने के लिए इस मेथड को लाया गया कि दाम बढ़ेगा तो करेंट मार्केट प्राइस हमको मिलेगा, तो इसीलिए हम लोग लीफो मेथड का इस्तेमाल किए, ठीक है। ओके, एप्लीकेबिलिटी कम है बहुत, 3 पॉइंट है कि मटेरियल का प्राइस कंटिन्यूसली राइज होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है, इंक्रीज होना चाहिए, यानी इन्फ्लेशन, दाम बढ़ रहा है। द आइटम्स आर स्लो मूविंग, यहाँ पे भी स्लो मूविंग आइटम्स होना चाहिए, ठीक है। स्लो मूविंग मतलब क्या होता है, बहुत ही
कम जाता है, मतलब स्लोली जाता है, महीने में 2-3 बार जा रहा है स्टोर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की ओर, ठीक है, स्लो मूविंग। मटेरियल्स मूव्स इनटू प्रोसेस इन बल्क्स विद हाई यूनिट कॉस्ट। बल्क्स में मूव कर रहा है, बल्क में, यानी 2-4 करके नहीं जा रहा है, वो बल्क में जा रहा है, 100, 150, 200 एक साथ जा रहा है, ठीक है, वहां पे ये एप्लीकेबल हो जाएगा। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं और फिर डिफरेंस पढ़ के आज की क्लास को यहाँ पे खत्म करेंगे, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। थ्योरी है तो थ्योरी को रिलैक्स में पढ़ेंगे, फिर सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज को लास्ट में पढ़ के उसको अपने इस चैप्टर को एंड कर देंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल कैप्सूल्स तो अब मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही दिया है, ठीक है, प्रैक्टिकल कैप्सूल्स में अपने सब कर ही लिए हैं, आई होप आप होमवर्क भी कर लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल और वेटेड अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। और एक टॉपिक था जो मैंने बताया था कि लास्ट में करेंगे, ठीक है, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली 13th क्लास में आपको सब खत्म हो जाएगा, ठीक है, 13th क्लास में, अगली क्लास में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 1। फिर अपने टैक्स में चलेंगे और फिर वहां पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सीखेंगे, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ लीफो पढ़ लेते हैं जल्दी से। लीफो मेथड इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू ऑपरेट, ये भी सिंपल है और इजी टू ऑपरेट करना है। Actual cost of material is charged cost of production, so no profit and loss element is included in the material issue price। यहाँ पे क्या होता है कि जो मटेरियल बाद में आया है वही प्राइस मार्केट में भी चल रहा होता है, तो भैया मार्केट में भी 7 रुपया, मैं भी जो इशू कर रहा हूं वो भी 7 रुपया में इशू कर रहा हूं, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट ना लॉस, जो भी है मेरा एक्चुअल प्राइस पे ही इशू और इधर उधर जा रहा है, मतलब स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा रहा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी वैल्यूड एट करेंट मार्केट प्राइस। अभी जैसे मैंने आपको बताया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या, जो प्रोडक्शन होके सामान निकल रहा है उसका कॉस्ट क्या है भैया, कॉस्ट ऑफ करेंट मार्केट प्राइस। क्यों, अभी अभी फिलहाल आया था और अभी अभी प्रोडक्शन में चला गया, तो जो मार्केट प्राइस करेंट में चल रहा है उसी मार्केट प्राइस में गया है अंदर। इट इज वेरी यूजफुल इन इंक्रीजिंग मार्केट ट्रेंड्स, जैसे मैंने अभी बताया था कि इंक्रीजिंग मार्केट ट्रेंड में क्या होगा, प्राइस बढ़ा रहेगा, इसका भी प्राइस बढ़ा रहेगा, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी प्राइस बढ़ा रहेगा, वहां पे प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि अगर 10 रुपया में मेरा अगर सामान बिक रहा है, मैं इशू करके टोटल इशू कर रहा हूं 8 रुपया में, प्रॉफिट मात्र 2 रुपया हो रहा है, तो टैक्स अपने को कम देना पड़ेगा। डिसएडवांटेज, सेम डिसएडवांटेज, यानी अगर आप फीफो मेथड का डिसएडवांटेज आप पढ़ लेते हैं तो सेम लगभग लगभग सेम ही है। देखिए, LIFO method is also difficult to operate when there is large number of purchase and issues. There is difficulty in comparison between one job and the other, as one job may be a different charge for material consumed, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देर इज डिफिकल्टी इन कंपैरिजन, जब हम लोग क्या करते हैं एक जॉब और कोई दूसरे जॉब को कोई कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी हो जाता है कंपैरिजन करने में, ठीक है, क्योंकि एक जॉब में हो सकता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कुछ और हो, या कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वो कुछ और हो, और दूसरे जॉब में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कुछ और हो, तो यहाँ पे क्या होता है, लिफो मेथड काम नहीं आ पाता, या फिर लिफो मेथड को हम लोग सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब लोग यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते, है ना, कि मान लो एक जॉब में क्लोजिंग स्टॉक 200 रुपये बता रहा है, दूसरे जॉब में क्लोजिंग स्टॉक या इश्यूज कुछ और ही बता रहा है, तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा जॉब बेटर है, ये जॉब करना सही रहेगा इसमें कम प्राइस लग रहा है, या ये जॉब करना सही रहेगा इसमें कम प्राइस लग रहा है ना, तो हम लोग कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट रिप्रेजेंट द करेंट मार्केट प्राइस, क्योंकि स्टॉक में कौन से गुड्स पड़े हुए हैं, जो सबसे पहले आए थे, ठीक है, क्योंकि लीफो में लास्ट में आए हुए गुड्स निकल जाते हैं, फिर लीफो में क्लोजिंग स्टॉक में वही गुड्स पड़े रहते हैं जो सबसे पहले आए थे, तो करेंट मार्केट प्राइस दिखाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इट इज नॉट हेल्पफुल इन डिक्रीजिंग मार्केट ट्रेंड, क्योंकि अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है, तो वहां पे ये हेल्पफुल नहीं होगा, ठीक है, ओके। डिफरेंस बिटवीन फीफो एंड लीफो सिंपल सिंपल सी है, 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट आपको जल्दी से याद हो जाएगा। मटेरियल्स एंटरिंग इनटू स्टोर फर्स्ट आर इशूड फर्स्ट,
जो मटेरियल सबसे पहले आया वो मटेरियल सबसे पहले जाएगा, फीफो का सबसे पहला पॉइंट। तो लीफो क्या बोलता है, मटेरियल जो सबसे लास्ट में आया वो पहले जाएगा। फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस, क्लोजिंग स्टॉक। आप लोग दिमाग में पढ़ते रहिए क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। क्लोजिंग स्टॉक फीफो मेथड में क्या होगा, करेंट मार्केट प्राइस दिखाएगा, और लिफो मेथड में करेंट मार्केट प्राइस नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसमें वो मटेरियल्स पड़े हुए जो सबसे पहले आए हुए थे, ठीक है, अर्लियर प्राइसेस पे। करेंट मार्केट प्राइस इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन करेंट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तो ऑलरेडी वो मटेरियल जा रहे हैं जो सबसे पहले आए थे, तो करेंट मार्केट प्राइस वहां नहीं दिखने वाला। लिफो मेथड में करेंट मार्केट प्राइस दिख जाएगा आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। FIFO मेथड इट इज वेरी इफेक्टिव ड्यूरिंग प्राइस फॉल। जब मार्केट का प्राइस गिर रहा होता है तो FIFO मेथड एकदम सही है, और जब मार्केट का प्राइस बढ़ रहा होता है तो LIFO मेथड एकदम सही है, ठीक है। तो आई होप अपने यहाँ पे जो डिफरेंस बिटवीन FIFO एंड LIFO तक पढ़े वो आपको सब समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो कि भैया ये सवाल नहीं आ रहा है, ये लाइन नहीं समझ में आ रहा, एक बार फिर से समझाइए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा। या फिर व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करें कि भैया ये नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से समझाइए, ठीक है। इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको, ठीक है। तो वहां से जाके ये पीडीएफ को डाउनलोड कर ले और इससे पढ़े, इसको फिर जीरोक्स या प्रिंट आउट निकाल लें। तो आज का क्लास यहाँ पे अपने यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपने सिंपल एवरेज मेथड यानी एवरेज वाला मेथड जो है, और वेटेड एवरेज मेथड, उसका एप्लीकेबिलिटी, एडवांटेज, डिसएडवांटेज अपने करेंगे, ठीक है। और फिर अपने इस चैप्टर को खत्म करके फिर टैक्स पोर्शन में चलेंगे, ओके। और एक टॉपिक था जो मैंने बताया था कि आपको करवाऊंगा मैं, आई थिंक सो ये टॉपिक ये था, बेसिक फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर, ये था नहीं तो आई थिंक सो रिकॉन्सिलिएशन था, यस रिकॉन्सिलिएशन, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर। ये मैंने बताया था कि आपको मैं फिर बाद में करवा दूंगा, ठीक है, कि रिकॉन्सिलिएशन कब करते हैं, बिन कार्ड और स्टोर लेजर का रिकॉन्सिलिएशन कब करते हैं, ठीक है। बाकी सारा थ्योरी तो मैंने स्टार्टिंग में कवर कर दिया था, फिर मैंने प्रैक्टिकल्स में अपने चले थे, फिर अपने लास्ट में ये जो थ्योरी बचा हुआ था उससे अपने खत्म कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने इस चैप्टर को अगले क्लास में खत्म कर लेंगे। तो चलिए तब तक के लिए आप लोग टेक केयर कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, अपना ध्यान रखिए अगल बगल का। नेक्स्ट क्लास में अपने मिलते हैं बहुत जल्द, ठीक है। और फिर अपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्स का कुछ नया स्टार्ट करेंगे, कुछ बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मजा आने वाला है पढ़ते समय टैक्स, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।